हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और यू आज हम लोग बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट का, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी की शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का आखिरी चैप्टर है, आखिरी यूनिट कहना चाहिए एनसीईआरटी का। और इस आखिरी यूनिट में हम लोग 4 चैप्टर कंसीडर करते हैं और उन चारों चैप्टर की कहानी की शुरुआत यहीं से होगी कि व्हाट अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो देखो, कुछ लोगों का मिथ होता है कि इकोलॉजी इज सर एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में कहानियाँ दी गई हैं, पेड़ पौधे पत्तियों के बारे में पढ़ना है, हमें खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है, एनवायरनमेंट के ओशियंस के बारे में पढ़ना है। पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन्वायरमेंट ही कहानी नहीं है, ये आपकी जो है पर्यावरण की स्टोरी नहीं है, बल्कि इकोलॉजी इज ए इंटरैक्शन। यहां से हम लोग बात शुरू करते हैं। इको इज ए इंटरैक्शन। और इकोलॉजी में आपको 2 साइंटिस्ट बेटा याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है आपको, रीटर, जिन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी को ऑब्जर्व किया था। बट इकोलॉजी वाज डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड बाय हीकल। तो मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि भाई 2 नाम अगर दोनों टिक करने हैं, दोनों दिए हुए, तो उसमें से आप ज्यादा बेटर टिक करेंगे हीकल। एडवाइस किया था रीटर ने, लेकिन इसका जो टर्म इकोलॉजी दैट वाज गिवन बाय रीटर। तो ये बेसिक कहानी होती है। और इकोलॉजी जो है इट इज कंसीडर्ड विद द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन किसका इंटरैक्शन? तो देखिए, ये कंसीडर करते हैं हम लोग इकोलॉजी में, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म। अब यहां तो कोई फैक्टर आया नहीं, यहां तो कोई इन्वायरमेंट की बात हुई नहीं, लेकिन क्या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोअर से हायर उसकी बिना सराउंडिंग के एग्जिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन हमें इनऑर्गेनिक CO2 और O2 की भी कहानी चाहिए। हमें एयर चाहिए, हमें पानी चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लोअर से लेके हायर एनिमल तक। तो सराउंडिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ हम कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम कैसे इंटरएक्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंटरएक्शन। तो मैं बार बार आपको जोर दे के बताऊंगा कि इकोलॉजी इज द इंटरएक्शन। इंटरएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड इंटरएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, या जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग्स, जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग लाइट, सनलाइट के हिसाब से हमारा सोना जगना डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोलॉजी के अंदर आती हैं। इकोलॉजी इज ए प्योरली बायोलॉजिकल साइंस, कोई इन्वायरमेंटल साइंस नहीं है। ये आप पहले में निकाल दें। तो हम ऑर्गेनिज्म की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? बायोटिक फैक्टर। जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बात करते हैं किसकी? ए बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग्स की। लेकिन बेटा नॉन लिविंग के बिना लिविंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इकोलॉजी, यस, इट इज ए इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक। ठीक, जिसमें बायोटिक और ए बायोटिक हो जाएंगे और बायोटिक और बायोटिक हो जाएंगे। और जब आप अपना इकोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप शुरुआत में देखेंगे चैप्टर में
कि वहाँ पे लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में दिया हुआ। क्यों दिया है? बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर सेल्फ, से वो हमें अफेक्ट डालता है, वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट डालता है, लोअर एनिमल्स को, लोअर प्लांट्स को अफेक्ट डालता है। और इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग कहते हैं फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, फौना वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। और इन दोनों को ही हम एज ए ऑर्गेनिज्म बात करते हैं इकोलॉजी पढ़ते समय। तो पहला जो चैप्टर हमारा इकोलॉजी का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें तमाम इन एबायोटिक फैक्टर के बारे में दिया गया है। फिर दूसरा टॉपिक दिया था कि कैसे हम इसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने में कोई रेगुलेटर रहता है, कोई कन्फॉर्मर रहता है, कोई पार्शियल रेगुलेटर होता है, कोई माइग्रेट कर जाता है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इन बदलती हुई कंडीशंस को देखते हुए। तो ये सब किसके साथ है? बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन। आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में लास्ट में, जहां पे हम बात करते हैं प्रीडेटर और प्रे की, बात करते हैं पैरासाइट और होस्ट की, बात करते हैं कमेंसलिज्म की, बात करते हैं एमेंसलिज्म की। तो ये बातें किसके लिए हैं? लिविंग और लिविंग के बीच में, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोटिक एंड बायोटिक। तो अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, तो एक तो ये कहानी होगी और दूसरी ये कहानी होगी। यही हमारी डेफिनेशन हो गई इकोलॉजी की, दैट इज इंटरेक्शन, बोलिए मेरे साथ, बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक एंड बायोटिक एंड बायोटिक, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ हमारा इंटरेक्शन, दैट इज ए इकोलॉजी। दो नाम याद रखेंगे इकोलॉजी में, वन इज रिटर एंड सेकेंड इज हीकर। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ कहानियां जाननी पड़ेंगी, थोड़ी सी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। होता क्या है कि हमारी जो ये अर्थ है, इट रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स ओवर देयर ऑर्बिट, और ये जो ऑर्बिट है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रही है, वो कैसा है? स्फेरिकल है कि इलिप्टिकल है? इट इज ए इलिप्टिकल। ये पूरा गोला नहीं है। और ये जो ऑर्बिट या एरिया है जिसपे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है। और अर्थ जो है वो आप जानते हैं 23.5 डिग्री से इंक्लाइंड भी, हल्की सी तिरछी। और इनका इंक्लिनेशन होना, अर्थ का हल्का सा टिल्ट होना, आप मुझे 23 डिग्री बहुत जबरदस्त टिल्ट है, आदमी कोई 23 डिग्री से ऐसे टिल्ट है, तिरछा है, और वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ऐसे से जैसे लट्टू घूमता है, इस पे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो अर्थ रोटेट्स, टिल्टेड फॉर्म में रोटेट्स ओवर देयर एक्सिस, और उस एक्सिस में हम दो पोल्स देखते हैं जिन्हें कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स। छोटे क्लासेस में हमने सब नई चीजें पढ़ी होंगी, आप नहीं पढ़ी होंगी। तो ये अर्थ हमारी जो है, एक दिखाता है कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, और एक साउथ पोल, दैट इज द एक्सिस ऑफ अर्थ, जिसपे ये एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है। और इसके बीचों बीच पे एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसे कहते हैं इक्वेटर। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से ज्योग्राफी की हम देखें कितनी बड़ी बातें अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अर्थ जो है दो काम करती है, एक तो ये रोटेट करती, रोटेट्स ओवर देयर एक्सिस, और दूसरा ये इसी रोटेशन के साथ साथ, जैसे लट्टू आप नचा दीजिए, घुमा दीजिए तो घूमता भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, मतलब अपने एक्सिस पर रोटेशन भी, और रोटेशन के साथ साथ ये थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है। तो ये अर्थ भी आगे बढ़ रही होती है, और ये किसके चारों तरफ रोटेट करती है? अर्थ किसके चक्कर लगा रही है? सब जानते हैं किसके? सूर्यदेव भगवान के।
बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो सन की पोजीशन है उसकी जो लेंथ है यहां से वो बराबर नहीं है। यहां पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और यहां से जो अर्थ की डिस्टेंस आएगी, अगर अर्थ घूम करके रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व करती हुई, दूसरा काम मैंने बोला क्या, रिवॉल्यूशन, रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो जब रिवॉल्व करती हुई ये इस फोकल लेंथ पे आ जाएगी, यहां कहीं पे अगर अर्थ एग्जिस्ट करेगी, इसको हम थोड़ा डॉटेड बना दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों बीच में, दोनों इधर अर्थ है या इधर है, तो यहां पे डिस्टेंस इसकी कम है। और छोटी छोटी बात देखिए, अब यहां पे दो कहानी हम लोगों ने पढ़ ली कि अर्थ रोटेट्स ओवर देयर एक्सिस एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। सब जानते हैं, छोटे क्लासेस से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पर, तो यही वो रीजन है जो बताते हैं कि डे हो रही है कि नाइट हो रही है, दिन हो रहे हैं कि रात हो रही है, बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये डिसाइड करते हैं डे और नाइट। और ये जो रिवॉल्यूशन अराउंड सन है, आप देख रहे हैं यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस कम है। जब अर्थ इधर लगी होगी और अर्थ की डिस्टेंस सन से पास होगी, तो हमें जानते हैं कि यहाँ पे अब लाइट जो होगी, वो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी बहुत तेज पड़ रही होगी। और जब ऐसा हो रहा होगा तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, समर की विंटर, बोलिए समर कंडीशन। और जब अर्थ दूर होगी, लाइट इंटेंसिटी डिफ्यूज फॉर्म में पहुंच रही होगी, उतनी इंटेंसिटी तेज नहीं होगी, और यहां पे ये कॉज करेगा क्या, विंटर। उसी तरह से जैसे जैसे ये जाता है, उस तरीके से बीच वाले जो मौसम होते हैं, पतझड़, बहार, सावन, भादों, ज्यादा बारिश, मेन बारिश, हल्की बारिश, इट इज ओनली ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। और जब ये अर्थ सन के अराउंड घूमेगी तो इट शोज क्लाइमेट चेंज। देखिएगा, बात को जोड़ते चलेंगे, क्या शो करेगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे। क्लाइमेट चेंजेस शोज वेदर चेंजेस, मौसम बदलेंगे। और वेदर चेंज होने से, क्लाइमेट चेंज होने से उस एरिया की प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। मौसम चेंज होगा, भाई मौसम चेंज होगा, बारिश होगी तो अलग तरीके के पेड़ पौधे निकलेंगे, अलग तरीके की सॉइल हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी अलग हो जाएगी। बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, रेगिस्तान मचा हुआ, कुछ होगा वहां पे, कुछ उगेगा नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर ही तो सब डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पे ही प्रोडक्टिविटी है। और आपको बताते चलते हैं, जैसी प्रोडक्टिविटी होगी वैसा वहां पे फ्लोरा होगा, जैसा फ्लोरा होगा वैसा वहां पे फौना होगा। और जैसी प्रोडक्टिविटी, जैसा फ्लोरा, जैसा फौना, जैसा क्लाइमेट, वैसा ही बच्चों कहेंगे बायोम। क्या कहेंगे? उस पूरे एरिया को बायोम कहते हैं। बात कहां से कहां जोड़ती है? बायोम वो एरिया है हमारे, वो डिफरेंट क्लाइमेटिक, वो डिफरेंट वेदर चेंज एरियाज हैं, वेदरिक एरियाज हैं, क्लाइमेटिक एरियाज हैं, जहां पे अर्थ में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन अदरवाइज ज्यादातर जो होंगे वो क्लाइमेट सेम दिखाई दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हजारों, लाखों, अरबों सालों से एग्जिस्ट करते चले आ रहे हैं। वेरिएशंस कॉज होते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ,
अदरवाइज कुछ फिक्स एरियाज हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि डेजर्ट है तो वहां पे डेजर्ट ही रहेगा, वहां पे कुछ ओआसिस भी हो सकती हैं, झील भी हो सकती हैं, लेकिन वो कैसे चेंजेस कहेंगे, एनसीईआरटी देखो लिखती है उसी को, लोकल चेंजेस और रीजनल चेंजेस। और लोकल और रीजनल चेंजेस से उन पर्टिकुलर एरियाज में हैबिटेट डेवलप होती हैं, जैसे फ्लोरा होंगे वैसे फौना होंगे, और फ्लोरा फौना वाले जो रीजन हैं उनको हम कहते हैं बायोम। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोम, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोम। और बायोम हमने सीधे जोड़ दिया अर्थ की कहानी से, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अर्थ का रोटेशन हो रहा है, कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, कैसे डे और नाइट बन रहे हैं। और आप जानते हैं ये जो सीजन वेरिएशंस होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से हैं, जिसमें हम समर और विंटर की बातें करते हैं। समर कंडीशन में लाइट इंटेंसिटी अर्थ पे ज्यादा पड़ रही होगी, इसीलिए बच्चों छोटे बचपन से समझते आ रहे हैं कि बेटा गर्मियां आ गई हैं, गर्मियां आ गई हैं तो अब दिन जो होंगे वो लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। है तो वही 24 आवर, लेकिन सूरज उगना और सूरज अस्त होने का टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो डेज बड़े हो जाते हैं, नाइट्स कम छोटी हो जाती हैं। और विंटर में इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। ये आप नोट कर लें। आगे एनसीईआरटी जो है हमें बायोम के बारे में बताती है। उससे पहले देखिए एनसीईआरटी जो है वो इकोलॉजी में 2 क्वेश्चंस हमारे सामने रखती है कि इकोलॉजी में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यू शुड आस्क 2 क्वेश्चंस, व्हाई एंड हाउ, जिसमें कुछ एग्जांपल्स दिए। हाउ जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस, वो काम कैसे हो रहा है। और वाई इज सिग्निफिकेंस, सीक द सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं कि साहब बुलबुल रिंगिंग, बुलबुल सिंगिंग, या जो बर्ड चहचहाती हैं, वाई, क्यों चहचहाती हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन होगा वाई, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बुलबुल की सिंगिंग की या बर्ड के बोलने की। और हाउ कैसे करती हैं, तो भाई हाउ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारे अंदर लैरिंग्स होता है, उनके अंदर साउंड बॉक्स पाया जाता है, इसे कहते हैं सिरिंग्स, ट्रैकिया में नीचे की तरफ, हम लोगों में यही ऊपर रहता है, लैरिंग्स कहलाता है। अब इनके अंदर कुछ फाइन बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेटिंग बोन्स होती हैं, उनके वाइब्रेशन से छोटे छोटे शब्द निकलते हैं, ऊ कू इस तरीके की बातें निकलती हैं। हम लोग लंबी बातें बोल पाते हैं, लंबे सेंटेंसेस बोल पाते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग लैरिंग्स विद वोकल कॉर्ड्स, उनमें ये वाइब्रेटिंग बोन्स पाई जाती हैं, उसे सिरिंग्स कहते हैं। ये हाउ का जवाब हो गया। वाई बुलबुल सिंगिंग, वाई बर्ड्स मरमरिंग, तो उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ 2 रीजन, बिकॉज ऑफ मेटिंग एंड फॉर्जिंग। जब वो दाना चुगती हैं तो उसके लिए ये एक आवाज प्रोड्यूस करती हैं, कोडिंग वर्ड होता है कि आ जाओ भाई, मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई, आइए दाना चुग लिया जाए, तो वो उनकी एक अलार्म है। और दूसरा ये अलार्म या मेट कॉल भी है, ब्रीडिंग सीजन में दे कॉल फॉर मेटिंग, तो दैट इज द बुलबुल सिंगिंग। इसी तरह से बुक हमारी कहती है कि आप ये बताइए कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर हैं ये वाइट क्यों होते हैं, क्योंकि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो होंगे वो अगर रात में खिलते हैं और अगर ये सफेद नहीं होंगे तो ये दिखेंगे कैसे, दैट इज द रीजन ऑफ वाई। और इसके ऊपर फिर पॉलिनेशन होता है, वो हाउ जानते हैं हम लोग पॉलिनेशन किस तरीके से। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है कि चिक, चूजा जो होता है वो अपनी मदर को, मुर्गी को कैसे पहचान लेता है, तो फेरोमोन से पहचान लेता है, जिन्हें हम कीमो रिसेप्टर्स या फेरोमोन्स कहते हैं।
और दूसरा जो है वो उसका रीज़न है कि उसके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं। इसके अलावा फीदर पैटर्न्स, हार्मोन्स तो मैंने बता दिया, फेरोमोन्स, फीदर पैटर्न्स समझ जाता है कि ये जो स्टाइल है मेरी मदर के फीदर की है और कोई दूसरा ऐसा फीदर नहीं रखता है। इस तरह से ये पहचान कर लेते हैं चीक चूजे जो होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हनी बी कैसे पहचानती हैं नेक्टर को, तो हनी बी के लिए पहचानने के लिए उसकी फ्रेग्रेंस और कलर से पहचानते हैं। एंड सेकेंड आंसर, दे आल्सो हैव सम कीमो रिसेप्टर, जिससे वो पहचान कर लेते हैं कि कहाँ पे नेक्टर मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए हम लोगों ने बात करी वेदर की, बायोम की। अब देखिए एनसीईआरटी कहती है कि बायोम जो है उन्हें 6 टाइप में डिवाइड करती है। 6 बायोम्स कहे जाते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है विद डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना। और ये जो 6 क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनके पहले मैं नाम लिख देता हूं। डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, इसी में आता है सब ट्रॉपिकल, वो भी ट्रॉपिकल में गिनेंगे। देन फिर टेम्परेट, फिर कॉनिफर्स, फिर आ जाता है आपका टूंड्रा। तो देखिए डेजर्ट जो बायोम है जहां पे कोई भी ज्यादा फ्लोरा फौना नहीं दिखेगा, ग्रासलैंड हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस, कॉनिफरस का ही दूसरा नाम है टाइगा। टूंड्रा में 2 हिस्से हो जाते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। अब देखिए ये जो बायोम भी क्रिएट किए गए हैं, ये बायोम भी किस तरीके से क्रिएट हैं अभी एनसीईआरटी हम लोग देख लेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि साहब ये जो बायोम का क्रिएशन है ये डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके का टेम्परेचर है और कैसा प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में ये हमारे 6 बायोम्स हैं जिनको शुरू से हम लेके चले। तो एक है डेजर्ट, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरा ट्रॉपिकल, चौथा टेम्परेट, पांचवा है कॉनिफेरस या जिसको हमने कहा टाइगा, एंड 6 आ जाते हैं टूंड्रा। टूंड्रा में आर्कटिक और अल्पाइन, आर्कटिक टूंड्रा, अल्पाइन। और इनको जो है वो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर जोन, दूसरा प्रेसिपिटेशन में दोनों बातें आ जाती हैं, रेन भी और स्नोफॉल भी कैसा चल रहा है। बायोम को हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं अपनी अर्थ के बारे में। देखिए ये हमारी अर्थ, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, जिस पे अर्थ रोटेट कर रही। ये बीचों बीच में लाइन जा रही, दैट इज नोन एज इक्वेटर। अब अगर हम इक्वेटर में टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ 20 डिग्री अगर हम नॉर्थ चलते हैं या 20 डिग्री साउथ चलते हैं, इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ, तो ये जो पूरा एरिया आता है, दिस होल एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ट्वेंटी डिग्री और चले तो उसको भी ट्रॉपिकल में ही हम
हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है, वैसे वो सब ट्रॉपिकल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ, वैसे तो एग्जैक्टली 23 पॉइंट फिर 28 है, इस तरह से हम आर्बिट्री फिगर 20 पकड़ लेते हैं। इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ जो भी एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। इस पूरे को हम कहते हैं ट्रॉपिकल। अब इस 20 डिग्री और ऊपर चलते हैं तो हमें दिखाई देता है टेम्परेट। कौन सा एरिया? टेम्परेट जोन दिखाई देता। अभी हम ना किसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ना ही जो है वो बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की, रेन की, सिर्फ अर्थ को समझ रहे हैं। टेम्परेट से और थोड़ा इधर हम चलते हैं 20 डिग्री, यानी इक्वेटर से हम चले आए अभी तक कितना 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ हम लोग चले आए हैं। तो यहां पे हम देखते हैं जो 20 डिग्री है वो एरिया कहलाता है टेम्परेट। फिर थोड़ा सा हम 20 डिग्री अगर चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कितने भी 80 डिग्री, और ये 80 डिग्री एरिया हमारा कहलाता है सब पोलर रीजन, या इसी को कहते हैं कॉनिफरेस या टाइगा, या इसी को कह देते हैं सब पोलर, दोनों तरफ, साउथ में भी नॉर्थ में। और बिल्कुल पोल पे आ गए तो ये हमारा हो गया पोलर एरिया, ये सब हो गया पोलर एरिया। और यही जो पोलर एरिया है इसी को हम लोगों ने बायोम में कहा है टुंड्रा, जिसमें नॉर्थ की तरफ आर्कटिक और साउथ की तरफ जो है वो कहलाता है टुंड्रा में अल्पाइन। देखिए कहां याद करते हैं, तो ये जो 40 डिग्री एरिया है इक्वेटर के दोनों तरफ, दैट इज द ट्रॉपिकल एरिया। और अब हम यहां से अगर सनलाइट डालते हैं जो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगी, तो आप देखेंगे सन की रोशनी जो है वो परपेंडिकुलर सीधी पड़ेगी कौन से एरिया पे? ट्रॉपिकल एरिया पे सबसे ज्यादा होगी, लाइट इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ट्रॉपिकल एरिया पे टेम्परेचर बेटा सबसे ज्यादा होगा। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, वहां क्लाउड्स भी बनेंगे, वहां बारिश भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहां साल भर, वर्ष भर बारिश होती है। पूरा बरस बरसना, तो कहां मिलना? ट्रॉपिकल पर। पूरा बरस बरसना ट्रॉपिकल दिखाई देगा। और जैसी बारिश होगी वैसे ही फ्लोरा होंगे, वैसे ही फाना होंगे। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल, सबसे ज्यादा क्लाइमेट ट्रॉपिकल पे अच्छा रहेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा फ्लोरा और फाना, सबसे ज्यादा इंसेक्ट, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा वनस्पति कहां पे मिलेगी? ट्रॉपिकल में। डेजर्ट, ग्रासलैंड, कॉनिफेरस, इन पे जो है कोई भी ट्री नहीं पाए जाते हैं। ट्रीलेस बायोम है। कौन कौन से ट्रीलेस बायोम्स आर? डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉनिफरस, टाइगा, ये सब ट्रीलेस प्लांट्स हैं। ट्रीलेस इनके पास प्लांट्स पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल पे, उससे कम फिर टेम्परेट पे, उससे कम कॉनिफरस पे। यहाँ पे साल भर पोलर पे, आर्कटिक और अल्पाइन में हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसके नीचे कहीं कोई सर्वाइव कर रहा था। पोलर बियर मिलेंगे आपको पोल्स पर, आर्कटिक अल्पाइन। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि लाइट इंटेंसिटी इधर कम हो रही है, टेंजेंट जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सबसे बेस्ट एरिया हो जाएगा ट्रॉपिकल, उससे कम फिर टेम्परेट और फिर कॉनिफरस। ये 6 हमारे बायोम एनसीईआरटी ने कहा है, और एनसीईआरटी ने एक्स और वाई एक्सिस पर मैप और मैट निकाला हुआ है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मीन एनुअल टेम्परेचर। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं हम लोग रेन को और स्नोफॉल।
मीन एनुअल टेम्परेचर कहते हैं वहां के टेम्परेचर। तो आपको बता दें ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ट्रॉपिकल जोन में एग्जिस्ट करता है टेम्परेचर हमारा 20 से 25 डिग्री, और हम जानते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। ना ये मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है। कैसा है? ऑप्टिमम मैंने बोला। ऑप्टिमम इन द सेंस जिसमें बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी प्रॉपर चल रही होती, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। इसी तरह से इस ट्रॉपिकल एरिया में जो बारिश है, प्रेसिपिटेशन, अभी आपको ग्राफ दिखा दें बेटा, वो भी 150 से लेकर के 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, 150 से 400। तो आप सोचिए जब इतनी बढ़िया बारिश होगी, इतना अच्छा टेम्परेचर होगा, और जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा वेदर होगा, फिर से कहूंगा वैसी ही प्रोडक्टिविटी होगी। जैसी प्रोडक्टिविटी होगी वैसा फ्लोरा होगा, जैसा फ्लोरा होगा वैसा ही फौना होगा। तो हम ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देगी वो ट्रॉपिकल पर, उससे कम टेम्परेट पर, और सबसे कम डेजर्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा में। डिस्कवरी अगर हम देखते हैं, आप ग्रासलैंड सवाना, ठीक है, या पैमर्स, पैम्पास, ये सब जो है बड़े बड़े ग्रासलैंड है, लेकिन एनसीईआरटी में इनके नाम नहीं दिया। डेजर्ट में थार, ये आपका सहारा, ये सब आते हैं जो बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी कहती है कि बायोम, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये ऊपर से हम लेके चलें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीन एनुअल टेम्परेचर। तो मीन एनुअल टेम्परेचर देखिए ट्रॉपिकल में ये जा रहा है 25 डिग्री तक ऊपर। इधर प्रेसिपिटेशन पे अगर डालें तो ये 400 प्लस तक जा रहा है ट्रॉपिकल में। टेम्परेट में ये 220 तक जा रहा है। इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बताया गया जो मैंने आपको भी पहले जिक्र किया कि डेजर्ट अगर है तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको सॉइल दिखेगी। यहाँ पे कहीं पर आपको एक झील भी दिखाई दे सकती है, और वो रिप्रेजेंट करेगी क्या? चेंज। कैसा? लोकल और रीजनल। और ये जो लोकल और रीजनल चेंजेस होंगे दे क्रिएट हैबिटेट, ये क्रिएट करेंगे हैबिटेट। उस तरीके के इंडिविजुअल वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एनसीईआरटी कहती है रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ये हमारे 6 बायोम हो गए। एक बार आप सब बोल लेंगे एक बार फिर से, कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने? डेजर्ट, यस, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफेरस या जिसको टाइगा भी कहते हैं, और आर्कटिक, अल्पाइन, टुंड्रा, और अलग अलग रीजन में ये बटे हुए दिखाई देते हैं। दीज आर द बायोम्स कॉन्सेप्ट। और बायोम में अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो इसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। मेजर बायोम्स ट्रॉपिकल, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट में। इसके बाद में एनसीईआरटी कहती है कि साहब आप बात करते हैं इन्वायरमेंट, किस तरीके से ये जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये कैसे इफेक्ट डालते हैं, इनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने आपको बायोम क्लियर किया। इकोलॉजी का पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन शुरू हो गया है। लेक्चर आप देखते रहें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस आपको नीट के अकॉर्डिंग मिलती जाएंगी, 11th 12th के हिसाब से मिलती जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।